हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है अकबर। अकबर के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उन तथ्यों को चलिए एक एक करके देखते हैं। दिया गया है कि अकबर 1556 से 1605 ईस्वी, यानी 1556 में वह शासक बनता है और 1605 ईस्वी तक वह शासक के रूप में रहता है। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हामिदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। क्योंकि अकबर जो थे वो हुमायूं का पुत्र था और हुमायूं को अफगान शासक शेरशाह सूरी जो था उसने भारत से बाहर खदेड़ दिया था, भगा दिया था और वो अमरकोट में चला गया था, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में। और वहाँ के राजा थे बीरसाल और उसने उसको अपने घर में रहने की अनुमति दी थी और उसी के घर में अकबर का जन्म होता है। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। 14 वर्ष की ही अवस्था में अकबर शासक बनता है और 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर उसका राज्याभिषेक होता है। अकबर के जो शिक्षक थे उसका नाम था अब्दुल लतीफ, जो ईरानी था और बहुत बड़े विद्वान लोग थे। हालांकि अकबर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो विद्वानों का कद्र करते थे। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। अकबर जो राज सिंहासन पर बैठा तो उसने उपाधि लिया था जलालुद्दीन महमूद अकबर बादशाही गाजी की। बैरम खां जो सिया मत को मानने वाले थे, 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। यानी गार्जियन के रूप में, अकबर के गार्जियन के रूप में बैरम खां ही उसका संरक्षण किया था। क्योंकि अकबर तो बहुत कम उम्र के थे, वो मात्र 14 साल की उम्र में शासक बने थे, तो उसे शासन प्रशासन का बहुत ज़्यादा अनुभव और ज्ञान नहीं था। तो बैरम खां ने ही उसे शासन प्रशासन के बारे में दक्ष किया था। वह बाद खसा का निवासी था, यानी बैरम खां जो था वह बाद खसा का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। बैरम खां को प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पहली लड़ाई 1526 में हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और दूसरी लड़ाई होती है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। यानी पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी और दूसरी लड़ाई होती है 1556 ईस्वी में। और वो किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी दूसरी लड़ाई। जबकि पहली लड़ाई जो था वो इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक और बाबर के बीच हुआ था। लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की विजय होती है और हेमू की हार हो जाती है। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। कह रहा है कि 1561 ईस्वी में 31 जनवरी 1561 को मक्का जा रहे थे बैरम खां तीर्थ यात्रा के लिए, और उसी समय पाटन एक जगह है जहां पर मुबारक खां नामक एक युवक ने बैरम खां की हत्या कर देती है, उसका कत्ल कर देता है। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। हरम दल तो उसको कहा जाता था जिसमें महिलाओं, बादशाह जो होते थे उनके पूरे परिवार के मेंबर्स रहते थे, उनके रिश्तेदार रहते थे, उनकी पत्नियां रहती थी। कह रहा है 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को मुक्त कर लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था।
हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 18 जून 1576 को हुआ था और मेवाड़ का योग्य शासक था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की जीत होती है और महाराणा प्रताप की हार होती है और इसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो मान सिंह और आसफ खान था। अकबर का सेनापति भी मान सिंह ने था। यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है याद रखने की दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अकबर अपने जीवन में जितना भी युद्ध लड़ा, किसी भी युद्ध में उसने हारा नहीं। 21 युद्ध लड़ता है और 21 में सभी युद्ध में वो जीत हासिल करता है। सिर्फ वह अप्रत्यक्ष रूप से एक ही युद्ध में हारता है, वो महाराणा प्रताप के साथ, क्योंकि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं किया। बाकी जितने भी शासक थे सभी ने उसकी अधीनता स्वीकार की। हालांकि मुगल शासकों में सबसे योग्य और सबसे लंबा समय शासनकाल अकबर का ही रहा है। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी था। यानी राणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और उनकी जो राजधानी थी वह कुंभलगढ़ थी जो राजस्थान में है। राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम खासूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। यानी राणा के साथ जो इस युद्ध में हल्दी घाटी का युद्ध जो राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, तो इसमें राणा के तरफ से उनके सहयोग के लिए हकीम खासूर जो एक फौजी टुकड़ी था उनका नेतृत्व किया था और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भी भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंता चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी। यानी महाराणा प्रताप की जो मृत्यु होती है 1597 में हो जाती है 19 जनवरी 1597 को, जब वो धनुष पर रस्सी चढ़ा रहा था जिसे प्रत्यंता कहा जाता है, और उसमें उसको चोट लग जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चाबर में नई राजधानी बनाई थी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसके बाद राणा प्रताप ने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ से हटा करके चाबर ले आया था जो डूंगरपुर के निकट था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। बहुत योग्य घोड़ा था उनका। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम जो था राम प्रसाद था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। यानी दीन ए इलाही धर्म जो चलाया था वो अकबर के द्वारा चलाया गया था, इसीलिए कहा जाता है कि दीन ए इलाही का जो प्रधान पुरोहित था वो अकबर ही था। हालांकि इसको स्वीकार करने वाले मात्र एक ही हिंदू थे और वह था बीरबल, और एक भी हिंदू ने इसे स्वीकार नहीं किया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेशदास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। कह रहा है महेशदास नामक एक ब्राह्मण रहता था अकबर के दरबार में, उसको बीरबल की पदवी दी गई थी। अब बीरबल जो थे वो अकबर के बहुत ही चाहते थे, वह उसके बहुत चाहते थे, उसका बहुत मान सम्मान था अकबर के नज़र में। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिबीज सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने जैन धर्म के एक जौनाचार्य था जिसका नाम था हरविजय सूरी, उसको जगत गुरु को उपाधि दिया गया था। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू की थी। यानी सूर्य की जो उपासना की जाती है ये तो हिंदू धर्म की प्रतिष्ठान है, कर्मकांड पद्धति है, और इसको अकबर ने अपने दरबार में जगह दिया था, इस पद्धति को शुरू करवाया था। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। यानी टैक्स वसूलने की एक प्रणाली की शुरुआत अकबर के द्वारा शुरू किया गया था जिसका नाम था जब्ती प्रणाली। ये राजस्व प्राप्ति का एक स्रोत था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल थे जो खैतरी जाति का था, ने 1580 में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। इस बंदोबस्त के तहत जमीन की माप की जाती थी और उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाए जाते थे, निर्धारित किए जाते थे, वसूल किए जाते थे।
स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। स्थापत्य कला में भी अकबर का योगदान है। हालांकि स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो शाहजहां का जो शासनकाल रहा वह स्वर्ण युग के तरह रहा था, जबकि चित्रकला में आप देखेंगे जहांगीर का जो शासनकाल रहा वह स्वर्ण युग के रूप में परिलक्षित होता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा बनाया गया है वो अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी जो आगरा से कुछ दूरी पर स्थित है। फतेहपुर सिकरी को अकबर ने राजधानी बनाया था। वहाँ पर शाही महल बनवाया था, दीवाने खास बनाया था, पंचमहल बनाया था, बुलंद दरवाजा बना था और जोधाबाई का महल था। जोधाबाई अकबर की राजपूत पत्नी थी जो उनकी सारी पत्नियों में सबसे प्यारी थी। इबादत खान, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला ये सभी अकबर के काल में ही बनवाए गए थे। अकबर के दरबार को सुभूषित करने वाले 9 रत्न थे जिसमें सबसे योग था अबुल फजल 1551 से लेकर 1602 ईस्वी। काफी लंबे समय तक अकबर के दरबार में रहे। फैजी 1547 से लेकर 1595। तीसरा है तानसेन। चौथा है बीरबल 1528 से लेकर 1583। टोडरमल और राजा मान सिंह। अब्दुल रहीम खान खाना, हालांकि राजा मान सिंह जो थे वो अकबर के साला थे क्योंकि वो जोधाबाई जो थी उनके भाई थे। अब्दुल रहीम खान एक खाना, फकीर आजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा ये सभी अकबर के 9 रत्न थे। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल का जो बड़ा भाई था वो फैजी था और एक राजकवि का उन्हें पद दिया गया था और अकबर के दरबार में वो रहते थे। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। यह हमने पहले भी बताया कि दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था और अबुल फजल ने ही अकबरनामा की रचना की जो अकबर के शासन प्रशासन उसके जीवन से जुड़ी हुई है। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तानसेन जो है वो मध्य प्रदेश के निवासी थे। वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य प्रदेश के निवासी थे, तो तानसेन उसमें ऑप्शन दिया जाएगा। इनका असली नाम रामतनु पांडे था, ये भी याद रखेंगे। तानसेन का जो असली नाम था रामतनु पांडे था। इसकी प्रमुख कृतियां यानी इसने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे वो है मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी, कन्हारा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी क्योंकि तानसेन की आवाज बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुरीले आवाज में वो गाते थे, इसीलिए अकबर ने उसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से पुरस्कृत किया था। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजश्रय में था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तानसेन जब अकबर के दरबार में आया तो उससे पहले वो किस राजा के दरबार में रहते थे, तो रीवा का राजा था रामचंद्र, उसी के दरबार में वो रहते थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ था। स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। वृंदावन में रहकर ये भगवान की उपासना करते थे जो उत्तर प्रदेश में है। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे। कह रहा है एक मत है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि तानसेन जो हरिदास जो थे वो तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। अब इस बात को लेकर के इतिहासकारों के बीच मतभेद है, तो आपको ध्यान रखना है कि हरिदास, कुछ लोग तो ऐसे इतिहासकार हैं जो कह रहे हैं कि हरिदास जो थे तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ कह रहे हैं कि हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। यानी हरिदास और तानसेन दोनों जो थे मानसिंह तोमर का शिष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटियों पर जाना पड़ता था। कह रहा है कि यह प्रचलित है कि अकबर
हरिदास का गाना, हरिदास इतना अच्छा गाते थे कि उनके गाना सुनने के लिए अकबर उनकी कुटिया पर यानी उनके आवास पर जाते थे, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। क्योंकि हरिदास अकबर के दरबार में जाना नहीं चाहते, तो उसने कहा दिया था कि हम अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं होंगे और नहीं जाएंगे। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। वो कहते थे कि राजा से हमें क्या सरोकार है, दरबार में जाने से हमें क्या मतलब है, हम सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं। और वो अकबर को अच्छा लगता था, तो उनके दरबार में जाकर के वो गाना सुनते थे। अकबर ने भगवान दास उमर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। भगवान दास जो थे, भगवान दास राजा भारमल के पुत्र थे। भारमल जो था वो अकबर के ससुर जी थे, यानी जोधाबाई के पिता थे। उसे अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर ने प्रदान किया था। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो गई। यानी यूसुफ जाही एक जाति थी, उसने विद्रोह किया और उस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने बीरबल को भेजा, जहां पर उनकी हत्या हो जाती है। 1602 ईस्वी में सलीम, यानी जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। हमने चर्चा भी किया था कि सलीम जो थे वो शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर जाते थे। अकबर को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी, और जब दरगाह पर जाकर के उसने चादर चढ़ाया, आशीर्वाद मांगा, तो बाद में उसे पुत्र की प्राप्ति होती, जिसका नाम उसने सलीम रखा और बाद में उसी का नाम जहांगीर हुआ। तो 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदारों ने हत्या कर दी। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने कर देता है। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, यानी पुस्तकों का अनुवाद करने का विभाग जो है उसकी स्थापना अकबर ने किया था। यह प्रश्न भी पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में। नमीम खां, अब्दुल कादिर बादुनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजवानामा रखा था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादत नामक से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सर हिंद ने अर्थवेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगनी का, अब्दुल रहीम खानकाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो फैजी ने किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित, दमयंती जो ग्रंथ है वो सूरदास के द्वारा रचित की गई है, तो दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा था। यानी फैजी ने ही दमयंती का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भागवत पुराण का जो अनुवाद किया था फारसी में वो टोडरमल ने ही किया था। अब्दुल कादरी बादुनी ने सिंहासन 32 का अनुवाद फारसी में किया था। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से महमूद खां गुजराती ने किया था। अबुल फजल के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि अकबर विद्वानों का तो संरक्षण करते थे और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ था, काफी ग्रंथ लिखे गए थे। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के काल को। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान किया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, और यह बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में करवाया था। जब गुजरात को जीत लिया था तो उसके बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। चार बाग जो शैली है उसकी बनाने की परंपरा जो है अकबर के समय शुरू हो गए थे। ये विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा घुमा के पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। मुगलों की राज्य भाषा फारसी थी। हम पहले भी चर्चा किए हैं कि मुगल की जो राजकीय भाषा थी फारसी थी, प्रशासनिक भाषा फारसी थी। अकबर नक्कारा यानी ढोलक, नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता। ढोलक बजाने में अकबर बहुत माहिर थे, वो बहुत ही शौक से उन्हें बजाते थे।
आगे देखते हैं, कह रहा है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो था, सबसे योग्य जो था, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, वो तानसेन था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र देखा था। जब वो गुजरात को जीतने गए थे तो उसी समय पुर्तगाली से उसकी भेंट होती थी और पहली बार उसने गुजरात में ही समुद्र को देखा था। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूतगामी आक्रमण कहा है। गुजरात अभियान जो अकबर के द्वारा किया गया था, इसी को इतिहासकार स्मिथ जो है वो कह रहा है कि संसार के इतिहास का यह सर्वाधिक दूतगामी आक्रमण कहा गया है। एक अलग तरह का आक्रमण था। अब चलिए देखते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य और उनके वर्ष दिए गए हैं। दास प्रथा का, जब अकबर शासक बनता है तो दास प्रथा का अंत कर देता है। दास प्रथा वो खत्म किया 1562 में। अकबर को हरमदल से वो मुक्त हो गया था कब? 1562 में। तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था वो 1563 ईस्वी में। जाजिया कर जो हिंदुओं से लिया जाता था, हमने पहले चर्चा किए हैं, वो 1564 में उसने लेना बंद कर दिया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में, यानी 1571 से पहले जो राजधानी थी वो आगरा थी मुगलों की, और अकबर ने उसे 1571 में फतेहपुर सीकरी जो कुछ ही मील की दूरी पर स्थित है वहां ले गए थे। इबादत खाने की स्थापना अकबर करता है 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति, यानी इबादत खाने जो था उसमें सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति थी। हालांकि अकबर के कार्यों से लगता है कि वो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से शासन किया था, और ये हद तक सत्य भी है। मजहर की जो घोषणा की है अकबर 1579 ईस्वी में। दीन इलाही का स्थापना 1582 ईस्वी में, जो एक सभी धर्म के अच्छे गुणों को समावेश करके एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन इलाही। इसलिए कहा जाता है दीन इलाही के पुरोहित कौन थे? तो अकबर थे, और मात्र एक ही राजा थे, वो बीरबल था, जिसने इसको स्वीकार किया था। वो अंतिम भी था और पहला भी था। इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में किया था। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था, और लाहौर जो राजधानी ले गया है वो 1585 ईस्वी में भी ले गया है। ये अकबर के द्वारा ले जाया गया था। आगे देखते हैं, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल समद, दसबंद एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल की प्रमुख गायक था तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा, जो सैनिक दृष्टि से बहुत ही एक अच्छी सैन्य प्रशासन की नींव डाला गया था, और जिसके कारण अकबर काफी लंबे समय तक शासन कर पाए और साम्राज्य को एक सूत्र में बांध के रखा। कोई विद्रोह नहीं हुआ, विद्रोह हुआ भी तो उनको दबा दिया गया या उभरने नहीं दिया गया। तो ये मनसबदारी प्रथा जो था अकबर के शासन की एक नींव थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। सिकंदरा में ही अकबर के कब्र हैं जो आगरा के निकट है, वहीं इसे दफनाया गया था। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, अकबर ने कुछ प्रदेशों को जीता था, चलिए उनको देख लेते हैं। तो प्रदेश है, पहला है मालवा, और यहाँ के शासक थे बाज बहादुर, और वर्ष 1561, और अकबर की तरफ से सेनापति था आदम खां और पी मोहम्मद, और इस मालवा को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। चुनार जो राजस्थान बिहार के क्षेत्रों में था, ये अफगानों का शासन था, यहाँ अफगान शासन करते थे। अब 1562 ईस्वी में मुगल सेनापति था अब्दुल्ला खान ने इसे जीत के मुगल साम्राज्य में मिलाया। गोंडवाना, यहाँ के शासक थे वीर नारायण एवं दुर्गावती, याद रखेंगे। और 1564 ईस्वी में आसफ खां जो मुगल सेनापति था उसने जीत करके इसे मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। अगला है ओमर, और यहाँ के शासक थे भारमल, जो एक तरह से
अकबर के ससुर जी भी थे। 1562 ईस्वी में स्वेच्छा से उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। मेड़ता यहाँ के शासक थे जयमल, और 1562 ईस्वी में मुगल सेनापति सफरुद्दीन ने इसे जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ यहाँ के शासक थे उदय सिंह एवं राणा प्रताप, और 1568 में स्वयं अकबर इसका नेतृत्व किया था और मेवाड़ को जीत करके मिला लिया था। राणा प्रताप 1576, मान सिंह एवं आसफ खां इसके सेनापति थे मुगलों के। 7वां है रणथंभौर, यहाँ के शासक थे सूरज नहारा। 1569 ईस्वी में भगवान दास और अकबर ये दोनों सेनापति के रूप में थे, और इन क्षेत्र को जीत करके रणथंभौर को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। कालिंजर यहाँ के शासक थे रामचंद्र, और 1569 ईस्वी में मजनू खां काकसा जो मुगल सेनापति थे, इसने जीत करके कालिंजर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मारवाड़ यहाँ के शासक थे राव चंद्रसेन, और युद्ध हुआ था ये 1570 में, और स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जैसलमेर जो राजस्थान में है, यहाँ के शासक थे रावल हरिराय, और 1570 ईस्वी में यह युद्ध होता है, और स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर के शासक थे कल्याणमल, और 1570 में युद्ध होता है, और स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं अकबर की। गुजरात इसके शासक थे मुजफ्फर खां तृतीय, और 1571 ईस्वी में युद्ध होता है, और सम्राट अकबर सेनापति के रूप में गए थे, और गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बिहार व बंगाल के शासक थे दाऊद खां, और 1574 और 76 सेनापति थे मुगल मुनीम खां खान खाना, मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। काबुल के शासक थे हकीम मिर्जा, 1581 ईस्वी में मानसिंह एवं अकबर सेनापति थे, और इसने इन क्षेत्रों को काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। कश्मीर यहाँ के शासक थे यूसुफ याकूब खां, और 1586 ईस्वी भगवान दास एवं कासिम खां सेनापति थे, और इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। उड़ीसा यहाँ के शासक थे निसार खां, और इन क्षेत्रों को 1592 ईस्वी में जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, सेनापति थे मान सिंह। सिंध जो पाकिस्तान के क्षेत्रों में, यहाँ के शासक थे जानी बेग, और 1593 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना ने जो मुगल सेना के सेनापति थे, उसने जीत करके इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बलूचिस्तान यहाँ के शासक थे पन्नी अफगान, अब 1595 ईस्वी में सेनापति थे मीर मासूम, इसने जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 19 कंधार यहाँ के शासक थे मुजफ्फर हुसैन, 1595 ईस्वी में शाह बेग सेनापति थे मुगल सेनापति थे, जिसने इन क्षेत्रों को मिला लिया मुगल साम्राज्य में। अब दक्षिण भारत के देख लेते हैं। दक्षिण भारत खान देश, शासक था अली खां, वर्ष 1591 स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। दौलत खां यहाँ के शासक थे चांद बीबी, 1599 ईस्वी मुराद जो सेनापति थे मुगल सेनापति, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर, और इन क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अहमदनगर यहाँ के शासक थे बहादुर शाह चांद बीबी, 1600 ईस्वी। असीरगढ़ मरीन बहादुर यहाँ के शासक थे, और 1601 ईस्वी अकबर के द्वारा, यह अकबर का अंतिम अभियान था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है अकबर का अंतिम अभियान कौन था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अकबर के द्वारा लड़े गए अंतिम युद्ध था असीरगढ़ का युद्ध। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।